टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आप अच्छी तरह से जानते हो, आप लोगों ने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में या चौराहे पे ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ आपने देखा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही केवल ट्रांसफॉर्मर है, वो भी ट्रांसफॉर्मर है। आपके यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं सबके अंदर ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। स्टेबलाइजर है उसमें ट्रांसफॉर्मर लगा है। अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? तो देखिए जब ये टॉपिक आए एग्जाम में तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट सही सही बातें आपको लिखनी है। सबसे पहले तो एक लाइन में आप बता दोगे कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो हाई वोल्टेज को लो और लो वोल्टेज को हाई करने के काम आता है, यानी उच्च विभव को निम्न विभव और निम्न विभव को उच्च विभव करने के काम में आता है। ठीक है, यानी इस हिसाब से ट्रांसफॉर्मर दो तरीके का होता है। एक को कहते हैं स्टेप अप और दूसरे को स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब है ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, और स्टेप डाउन का मतलब अपचाई। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर का काम है, नाम से ही लग रहा है ऊंचाई, यानी निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करने के काम आता है। निम्न विभव को आपको बदलना है उच्च विभव में, तो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर काम करेगा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करने के लिए। दूसरा अपचाई, अपचाई जो होता है वो उच्च विभव को निम्न विभव में बदलेगा। यहां पे एक बात और आ जाती है और वो आपसे एग्जामिनर भी पूछ सकता है, वाइवा में क्वेश्चन बना सकता है। और देखिए एक चीज और मैंने आपसे कही थी कि भैया आप लोग अपना एक प्रोजेक्ट और बना लें या आप अपना एक चार्ट बना लें वाइवा के लिए, और अभी से बना के तैयार करें तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको पूरी तैयारी उसकी हो जाएगी। तो ऐसे टॉपिकों में ट्रांसफॉर्मर भी एक टॉपिक है, यानी ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक बड़ा टॉपिकों में आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है। और या फिर आप ये कहिए अगर आप चार्ट बनाते हो या प्रोजेक्ट बनाते हो तो इसका बना सकते हो आप। ठीक है, अब यहां पर जो एक और बात पूछी जा सकती है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए वास्तव में कुछ बच्चों के माइंड में क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है कि भाई ट्रांसफॉर्मर बिजली बना रहा है। ऐसा नहीं है, ट्रांसफॉर्मर अपने अंदर से बिजली बना करके नहीं दे रहा। ट्रांसफॉर्मर को तो बिजली कहीं से मिल रही है, उसको लेकर मान लो बहुत हाई वोल्टेज मिल रही थी और आपके घर में जो यूज होनी थी वो कम पे यूज होनी थी। आप लोगों ने सुना होगा कि ये सब 11,000 की लाइन है, ये 33,000 की लाइन है, ये 1 लाख वोल्टेज की लाइन है। तो जो वोल्टेज होता है वो एक हाई वोल्टेज होता है, जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं। लेकिन हमारे घरों में 220 पे काम होता है। हमारे यहाँ जो एसी है उसकी 220 वोल्ट पर और 50 हर्ट्ज पर काम करती है एसी इंडिया के अंदर। इसका मतलब आपके घर में जो एसी है आपको वो 220 वोल्ट पे चाहिए, तो आपके घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो 440 में बदलता है उसको। बाकी फिर काम आपके यहाँ स्टेबलाइजर वगैरह और उनसे या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज कम हो जाते हैं तो उससे वो कंट्रोल रहता है। ठीक है ना, तो 11,000 के वोल्टेज वाली जो लाइन थी उससे आपको जो चाहिए था वो 220 वोल्ट का चाहिए था। अब अगर 11,000 का कभी कभी देखा होगा आपने कि वो वाली लाइन टूट गई और उसका तार छोटी लाइन पर गिर गया और घर के सारे एपरेटर्स फूक गए। क्यों फूक गए? क्योंकि घर के एपरेटर्स तो 220 वोल्ट पे काम करने के लिए तैयार थे और उनको अचानक ही हैवी वोल्टेज मिल गई तो क्या होगा, कहेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर का यूज क्या है? ट्रांसफॉर्मर का यूज उस वोल्टेज को कंट्रोल करने का है। ट्रांसफॉर्मर का यूज वोल्टेज को कंट्रोल करने का है। अगर ज्यादा आ रही है तो कम करने का। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि वोल्टेज चाहिए 220 और आ रही है 180, इसका मतलब थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो किससे करते हो? स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर के अंदर क्या लगा हुआ है? ट्रांसफॉर्मर। फिर वो लो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। तो इसी आधार पर ये दो तरह के ट्रांसफॉर्मर आप समझ गए, एक ऊंचाई और एक अपचाई। लेकिन कभी कभी क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर को मिल रही है वो तो पावर मिल रही है,
इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है और पावर होता है P इक्वल टू VI। तो पावर फिक्स है, जो आपके घर में जो कनेक्शन है वो फिक्स है कि भाई 2 किलोवाट, सही है ना। तो पावर फिक्स है, इसका मतलब चेंज कौन होगा, V और I चेंज होंगे। तो वोल्टेज को तो चेंज करने के हिसाब से आपने समझ लिया कि ऊंचाई क्या है और ऊंचाई क्या है, लेकिन करंट के हिसाब से भी समझो। कभी कभी एग्जामिनर हो सकता है वोल्टेज की बात ही ना करे, अब वो पूछ रहा कि अच्छा बताओ ऊंचाई ट्रांसफार्मर कैसी विद्युत धारा को कैसी विद्युत धारा में बदलता है। अब तुम विद्युत धारा की बात नहीं करोगे, तुम बात करोगे विभव की, कैसा उच्च विभव को निम्न विभव में, निम्न विभव को उच्च विभव में, और वो जानना चाह रहा है विद्युत धारा के रेस्पेक्ट में। तो उस चीज को भी समझने की कोशिश करो। यानी ट्रांसफार्मर विभव के साथ साथ विद्युत धारा को भी चेंज करता है, लेकिन जो काम विभव में हो रहा है विद्युत धारा में वो काम उल्टा होगा, क्योंकि P फिक्स है, VI अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट वहां कम हो जाएगी, समझ गए ना। यानी आप अगर यहां ऊंचाई ट्रांसफार्मर की परिभाषा देना चाहते हो विद्युत धारा के पदों में, तो जैसे ये कह रहा है निम्न विभव को उच्च विभव, तो यहां विद्युत धारा के पदों में अगर कहेंगे तो कहेंगे उच्च धारा को निम्न धारा में परिवर्तित करने का काम करता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। लेकिन ऊंचाई जो नाम है वो धारा के नाम से नहीं है, बल्कि वो वोल्टेज के नाम से दिया गया है। ऊंचाई कम को ज्यादा करना, स्टेप अप, ठीक है। लेकिन आप धारा वाली बात भी याद रखना, याद इसको रखो, बस धारा की बात पूछे तो इसका उल्टा कर देना। यानी हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न विभव को उच्च विभव बना रहा है, तो अगर इसमें धारा के बारे में बताएंगे तो फिर कह दोगे उच्च धारा को निम्न धारा में बदल रहा है, ठीक है, उस फॉर्मूले से समझ कर। और इसी प्रकार से स्टेप डाउन को समझ सकते हो। तो अभी तक आपकी समझ में क्या आया कि भाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है या विद्युत धारा को कंट्रोल करने का काम करता है, और उसमें भी दोनों काम करता है, कम को ज्यादा कर देता है और ज्यादा को कम कर देता है। और उसी आधार पर ट्रांसफार्मर हमारे 2 तरह के होते हैं, वो दोनों के नाम आपने बता दिए। अब बात आएगी कि भाई इसका सिद्धांत क्या है, इसके प्रिंसिपल की बात करोगे आप। प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा, जो आपने जनरेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एसी जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता था, और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसमें भी कौन सा, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यानी आप इसका सिद्धांत का नाम लिखोगे तो केवल नाम लिख दो, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अगर थोड़ा सा और चाहते हो इंप्रेस करना आप एग्जामिनर को, तो फिर उसमें अन्योन्य प्रेरण के बारे में बता सकते हो। आप बता सकते हो कि जब किसी कॉइल से संबंधित विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास में जो रखी हुई दूसरी कॉइल है उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है और उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का ये सिद्धांत हो गया। इसके बाद बात आती है कंस्ट्रक्शन की, उसकी संरचना की। देखिए संरचना इसकी बड़ी सिंपल सी होती है। हालांकि आप ये सोचेंगे संरचना पढ़ के साहब हम उस ट्रांसफार्मर को बना देंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। बनाने का काम जो है टेक्नोलॉजी में समझाया जाता है, ठीक है ना। पर फिर भी हमें बेसिक आइडिया हो जाता है कि रियल में हो क्या रहा है। तो क्योंकि उसमें तो और भी सारी चीजें होती है, जो कठिनाई आती है उन कठिनाइयों को भी रिमूव करके तैयार किया जाता है चीज को। लेकिन फिलहाल हम प्रिंसिपल की बात करते हैं और प्रिंसिपल के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो संरचना की जब बात आती है तो कंस्ट्रक्शन इसकी बड़ी सिंपल सी है। इसमें 3 चीजें होती है। 3 चीजों में एक तो होती है लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर रखी होती है एक दूसरे के ऊपर। अब आप सोच रहे हो कि ये लैमिनेटेड कोर क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं पटलित कोर। और ये वर्ड आया भी था, पटलित कोर या कोर एक ही बात है। और ये आया था एडी करंट में, जब मैंने भंवर धाराएं पढ़ाई थी आपको, वहां पर आया था ये पटलित कोर, लैमिनेटेड कोर जो वर्ड है। क्या यूज था उसका वो भी मैं आपको और समझा दूंगा। तो देखिए एक तो इसमें लैमिनेटेड कोर होती है, सॉफ्ट आयरन कोर।
नरम लोहे की लैमिनेटेड कोर। और आजकल तो क्या है, आजकल कुछ ऐसे एलॉय का यूज करने लग गए इसकी कोर बनाने के लिए। वास्तव में क्या है, इसमें जो एनर्जी लॉस होते हैं उन एनर्जी लॉसों को कम करने की कोशिश की जाती है। और एनर्जी लॉस को कम करने के लिए पहले नरम लोहे का ही ज्यादातर यूज करते थे, लेकिन आजकल कुछ एलॉय का यूज करने लग गए। ठीक है, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट मिला करके, टिकोनाल मतलब ऐसे 3-4 जो एलॉय वो होती है आपकी धातु, उनको मिला करके मिश्र धातु तैयार कर ली जाती है। ठीक है, तो उनसे भी इनको बना देते हैं। अब क्या होता है, इसमें एक प्राइमरी कॉइल, तो ये मान लीजिए आपकी एक प्राइमरी कॉइल है, इसको नाम दे दिया P1 P2, और इसके अंदर आपने उस सिग्नल को लगा दिया, ये एसी सिग्नल हो गया। ये निवेशी, हिंदी में बोल सकते हो आप निवेशी इनपुट बोलते हैं ना, इनपुट का मतलब होता है निवेशी इनपुट सिग्नल। तो एसी के लिए ही ट्रांसफार्मर काम करता है, डीसी के लिए ये काम नहीं करता। ये भी ध्यान रखना है आपको। क्यों नहीं काम करता ये भी पूछ सकता है। इसलिए नहीं काम करता क्योंकि ये तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम कर रहा है, और अन्योन्य प्रेरण तब होता है जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तब होता है जब चुंबकीय क्षेत्र बदले, और चुंबकीय क्षेत्र तब बदलता है जब विद्युत धारा का मान बदले, और डीसी विद्युत धारा कांस्टेंट रहती है, वो बदलती नहीं है। एसी लगातार टाइम के साथ बदलती रहती है, इसलिए एसी बदलती रहेगी तो किसी कॉइल में संबंधित चुंबकीय B μ0 Ni होता है। इसका मतलब I बदलने से B बदलेगा, और B बदलने से φ BA cos थीटा होता है, तो φ बदलेगा, और φ बदलेगा तो विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। तो ये प्राइमरी कॉइल होती है, और प्राइमरी कॉइल इस लैमिनेटेड कोर पे लटकी हुई होगी, और उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कि नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से किस में कम लेने हैं, किस में ज्यादा लेने हैं, किस वायर को पतला लेना है, किस वायर को मोटा लेना है, वो चीज भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझे कि ये प्राइमरी कॉइल है, और प्राइमरी कॉइल में ही हमें इनपुट लगाना है। इनपुट का मतलब होता है जिस सिग्नल को, जिस वोल्टेज को हम लो या हाई करना चाहते हैं, उसको यहां लगाएंगे। इधर सेकेंडरी कॉइल होगी, ये सेकेंडरी कॉइल है S1 S2, और यहां पर आपको प्राप्त होगा आउटपुट का मतलब निर्गत, हिंदी में बोलते हैं निर्गत, और इधर निवेशी। तो संरचना बड़ी सिंपल सी है, 3 चीजें हैं, प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली, सेकेंडरी कॉइल, द्वितीयक कुंडली, और पटलित क्रोध। बस 3 चीजें। ठीक है, तीनों चीजों को आप डिफाइन कर दोगे। डिफाइन कैसे करोगे? अगर बात प्राइमरी कॉइल की आए तो आप बता दोगे इसमें तांबे के तार की, विद्युत रुद्ध तांबे का तार, विद्युत रुद्ध से मतलब होता है इंसुलेटेड। ठीक है, तो विद्युत रुद्ध तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। इसमें निवेशी सिग्नल को इसके अंदर लगाया जाता है। निवेशी का मतलब है जिस वोल्टेज को तुम्हें कम या ज्यादा करना है, उस वोल्टेज को हम प्राइमरी कॉइल के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा द्वितीय कुंडली, ये भी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली होती है, विद्युत रुद्ध तार की, इंसुलेटेड वायर की, और इसके सिरों पर आउटपुट हमें प्राप्त हो जाता है। यानी उधर हमने लो वोल्टेज लगाया और हाई वोल्टेज यहां मिल जाएगा, यहां पर हमने हाई वोल्टेज लगाया तो लो वोल्टेज हमको यहां पर मिल जाएगा। तीसरा पटलित क्रोध, तो इसमें पटलित क्रोध किसको कहते थे? एक्चुअल में पटलित क्रोध का मतलब होता था जो कोर आप ले रहे हो वो ऐसे स्लॉट युक्त लेनी चाहिए, ई टाइप की पट्टी जो लेते थे, स्लॉट्स जिसमें होते हैं। ठीक है ना, तो अकेला एक आयरन का पीस नहीं लेते बड़ा, भाई ऐसा हम चाहते तो एक आयरन का पूरा ब्लॉक टाइप का ले लेते, ऐसा नहीं करती, बल्कि पतले पतले वेफर्स लेते हैं, जैसे पेज होते हैं तो पतली पतली पत्तियां लेते हैं, और उन पत्तियों को एक दूसरे पे इकट्ठा करके बोल्ट से कस के तब उसको एक ब्लॉक टाइप का बना लेते हैं। ऐसा क्यों बनाया? वार्निश भी कर देते हैं उसमें। ऐसा क्यों किया? ऐसा कर देने से एक तो क्या होता है, जो इसके अंदर भंवर धाराएं जो पैदा होंगी तो भंवर धाराओं का पाथ बड़ा हो जाता है। ऐसे करके जब पाथ लंबा हो जाएगा, पाथ लंबा में तो लंबाई बढ़ गई, और लंबाई बढ़ने का मतलब प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने का मतलब धारा कम हो जाती है। तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए ऐसा करते हैं, एडी करंट को कम करने के लिए, और इन पर वार्निश भी कर दी जाती है, इंसुलेट करने का काम, यानी उसके रेजिस्टेंस को बढ़ाने का काम किया जाता है। तो वास्तव में पटलित क्रोध का मतलब ही यही है, क्योंकि ये कोर है और इसके ऊपर कॉइल लपेटी गई है,
और जब इसके ऊपर कॉइल लपेटोगे तो क्या होगा, ये मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, या एक बार तो इधर मैग्नेटाइज होगा, एक बार इधर मैग्नेटाइज होगा। क्यों? क्योंकि वो जो एसी करंट होती है वो लगातार बदलती रहती है, आधे चक्कर के लिए एक डायरेक्शन में तो आधे चक्कर के लिए दूसरी डायरेक्शन में, तो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज चुंबकन विचुंबकन के प्रोसेस से गुजरेगा। सही है ना? तो इसके अंदर भंवर धाराएं पैदा हो जाएंगी, और भंवर धाराओं को कम करने के लिए इस पटलित क्रोधों का यूज किया जाता है। अगर तुमसे कोई एक नंबर में कभी पूछे बस कि पटलित क्रोध का क्या यूज है, तो आप बस कह दो कि भंवर धाराओं को कम करने के लिए, एडी करंट्स को कम करने के लिए ऐसा होता है। क्लियर? चलिए खैर, तो ये पटलित क्रोध हो गई, तो तीनों पॉइंट आपके हो गए। अब लेकिन दोनों के अलग अलग हिसाब से हमें समझना होगा। जैसे मान लीजिए हम स्टेप अप की बात कर रहे हैं, स्टेप अप वास्तव में जो पूरा खेल होता है ना यहाँ पे, वो पूरा का पूरा खेल नंबर ऑफ टर्न्स का होता है। जैसे मान लो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को आप कह रहे हो NP, ये जो कॉइल की टर्न्स ले रहे हो, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को कह रहे हो NS। तो पूरा का पूरा खेल नंबर ऑफ टर्न्स का है। क्यों है नंबर ऑफ टर्न्स का? इस बात को भी समझो भाई। आप जो कहते हो कि ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम कर रहा है, और अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करेगा तो जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो तो फैराडे के नियम से दिया जाएगा, और फैराडे के नियम से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है E इक्वल टू होता है माइनस का N d फाई ओवर dt। ये फॉर्मूला होता है उसका, माइनस के N d फाई ओवर dt। अब हमें क्या चाहिए? अब क्या दिख रहा है भाई? हम वोल्टेज लाना चाहते हैं ज्यादा, ध्यान दीजिए, वोल्टेज लाना चाहते हैं, ई वोल्टेज ही तो है, प्रेरित विद्युत वाहक बल वोल्टेज है, हम वोल्टेज लाना चाहते हैं ज्यादा, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, और अगर वोल्टेज लाना चाहते हो कम तो नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो। बस पूरा का पूरा खेल नंबर ऑफ टर्न्स का है। इसका मतलब अब कैसा ले रहे हो तुम? स्टेप अप। मान लीजिए स्टेप अप को अगर मैं सर्किट वाला फिगर बनाऊं तो इस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है, फिर उसमें ऐसे ले लेते हैं। और आप कौन सा ले रहे हो? स्टेप अप। अप का मतलब वोल्टेज ज्यादा करनी है तुम्हें। तो ये तो प्राइमरी कॉइल हो गई, ये आयरन कोर हो गई, इन कोर को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये लेडी सेकेंडरी कॉइल। और अब सेकेंडरी कॉइल में मैंने नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दिए? बढ़ा दिए। ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि मुझे लो को हाई करना है, और हाई जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लूंगा उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स NP है, इसमें NS है, तो अपने आप कह सकते हो NP इज लेस देन NS। किसके लिए? स्टेप अप के लिए, उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए। तो कभी कभी एक नंबर में ऐसी क्वेश्चन बन जाए कि बताइए उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है और जो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होती है, उनका क्या रिलेशन है आपस में? तो आप बता दोगे उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और सेकेंडरी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा ली जाती है। तो क्यों ली जा रही है समझ में आ गया ना? अब एक और बात, वास्तव में होता क्या है, हम कोशिश ये करते हैं कि तार को मोटा लिया जाए। ये जो कॉपर वायर है ना, उस कॉपर वायर को मोटा लिया जाए। अब मोटा क्यों लिया जाए ये भी समझो, क्योंकि वायर जो होता है, वायर का अपना प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। अगर तार को तुम मोटा दोगे इसका मतलब A बड़ा होगा, और A बड़ा होगा तो प्रतिरोध उसका कम हो जाएगा। तो हम ये भी चाहते हैं कि भाई जो कॉइल हम यूज कर रहे हैं उनका प्रतिरोध ज्यादा न हो, इसलिए तार को मोटा लेने की कोशिश की जाती है, पर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। मान लीजिए तुम्हें नंबर ऑफ टर्न्स लेने बहुत ज्यादा, अब नंबर ऑफ टर्न्स जब बहुत ज्यादा लोगे और तार ले लो आप मोटा, तो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं आ पाएंगे उतने उस जगह में। इसलिए जहां तुम्हें लगे कि नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो डेफिनेटली उस वायर को मोटा लो, और जहां तुम्हें लगे कि नंबर ऑफ टर्न्स कैसे हैं, ज्यादा है, तो फिर वायर को पतला लेंगे। तो फिर आप ये चीज अपने आप क्लियर कर लोगे कि भाई उच्चाई ट्रांसफार्मर में स्टेप अप में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होती है कम, तो फिर तुम कह दोगे इस वायर को कैसा ले लें? थिक वायर ले लें, मोटा वायर। लेकिन द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? ज्यादा। तो फिर वो मजबूरी है कि उस वायर को हमें पतला लेना पड़ेगा। तो ये चीज भी माइंड में आ जानी चाहिए, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाँ भाई ठीक है, ये सही है ना? तो प्राथमिक कुंडली, उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली मोटे वायर की होती है, कम फेरों वाली, और द्वितीय कुंडली अधिक फेरों वाली पतले वायर की होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ये काम हमारा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं स्टेप डाउन की।
स्टेप डाउन का मतलब अपचाई, अपचाई की बात करते हैं। अब अपचाई में उसका उल्टा कर दो। अब की बार प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दो। ये प्राथमिक कुंडली हो गई आपकी, चाहो तो आप इसमें एसी इनपुट को लगा के भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। और ये आयरन कोर हो गई, और ये द्वितीय कुंडली, इसमें फेरों की संख्या को कम कर दो, यहां पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसमें एनपी, ये सेकेंडरी कॉइल है, एनपी और ये एनएस, लेकिन अब आपको साफ पता चल रहा है कि यहां एनपी इज ग्रेटर देन एनएस। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें प्राथमिक कुंडली जो होगी वो पतले वायर की होगी और द्वितीय कुंडली जो होगी वो मोटी वायर की होगी। तो रखने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। आप देखो कहां वोल्टेज ज्यादा चाहिए, जहां वोल्टेज ज्यादा चाहिए वहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा तो वायर पतला, सही है, नंबर ऑफ टर्न्स तो वायर मोटा। तो इस तरीके से आपने ट्रांसफार्मर क्या है, क्या काम करता है, कितनी तरीके का है, उसका सिद्धांत क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वो सारी चीज आपके दिमाग में आ गई। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कभी कभी हम इसका फिगर इस तरह से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है इस तरीके का फिगर दें। आपको अगर ये सही न लगे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि मान लीजिए ये कोई कोर है, ये है पटरित क्रोध, और चाहो तो थोड़ा सा सही करके बना देना, ये पटरित क्रोध है, और कॉइल को आपने ऐसे करके, ये प्राइमरी कॉइल है और ये ऐसे करके सेकेंडरी कॉइल है, ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वास्तव में ये करना ज्यादा बेटर होता है। क्यों होता है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। जब एनर्जी लॉस आएगा तो उसमें तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, कॉइलों को एक के ऊपर दूसरी कॉइल को लपेटना चाहिए, जिससे कि एक कॉइल का टोटल फ्लक्स दूसरे से लिंक हो जाए, क्योंकि पूरा खेल फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसका है। अब अगर एक कॉइल का फ्लक्स दूसरी से लिंक हो जाएगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो आसानी से हो जाएगा। मान लो आपने कॉइल ऐसे ले ली कि एक कॉइल तो ऐसे है और दूसरी कॉइल को आप ऐसे लगा दो, जैसे कि मैंने आपको जब प्रेरण समझा रहा था, न्यूटन प्रेरण, तो वहां भी इस चीज को समझाया था। अब बताओ इसमें तो इस कुंडली का फ्लक्स उससे परिवर्तित हो, उससे संबंधित होगा ही नहीं, यानी इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो उनमें अंदर होकर के कभी जाएंगी नहीं, सही है ना। तो क्योंकि 90 डिग्री पे रखी हुई है, तो ये चीजें थोड़ी ध्यान देने की होती है। और अगर आप एक के ऊपर दूसरी लपेट दोगे तो अब इसकी जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही होगी वो दूसरी में से होकर के भी जाएंगी। इसका मतलब एक का फ्लक्स दूसरी से पूरी तरह से लिंक हो गया, और हमें यही करना चाहिए। एनर्जी लॉस को कम करने के लिए हमें ऐसा ही, ये तो तुम्हें केवल कंस्ट्रक्शन, इसलिए इसमें भी ऐसे ही होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन केवल इसलिए समझाई जाती है कि वो इतना कॉम्प्लिकेट न हो जाए फिगर कि तुम उस फिगर को ही न समझ पाओ। लेकिन वास्तव में सही तरीका वही है कि एक कॉइल के ऊपर ही दूसरी कॉइल को बाउंड किया जाता है, लपेटा जाता है, ठीक है, इतना क्लियर। अब बात करते हैं कार्यविधि की। कार्यविधि भी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करोगे आप, जैसे ही आपने एसी इनपुट यहां लगाया, अब एसी इनपुट लगाएंगे तो एसी की तो विद्युत धारा लगातार बदलती है, एक चक्कर में 2 बार बदल रही है, और वैल्यू भी लगातार बदल रही है उसकी। इसका मतलब यहां विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होता है। विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होगा तो उसके पास में जो रखी हुई कॉइल है उसके अंदर क्या हो, अन्योन्य प्रेरण के कारण उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यही तो बस हम चाह रहे हैं। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया तो उसमें एक धारा बहने लग जाएगी जो कि प्रेरित धारा होगी। अब अगर उस वोल्टेज को तुम बढ़ाना चाहते हो तो बस नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, वोल्टेज अपने आप बढ़ गया। यही हम करना चाहते थे, ठीक है। तो अब अगर आप इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव की बात करोगे तो फॉर्मूला ड्राइव को भी समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि भाई पहली वाली कुंडली का जो टोटल फ्लक्स है वो दूसरी से संबंधित है। इसका मतलब फिर दूसरी कॉइल में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। देखिए, मैं यहां दूसरी का नाम लूंगा तो सबके लिए एस लिखूंगा, सेकेंडरी, और पहली के लिए लिखेंगे तो प्राइमरी लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरी के लिए तो ईएस कितना हो जाएगा, माइनस का एनएस डेल्टा फाई लिख देना या डी फाई लिख देना, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा या डी फाई अपॉन dt। अगर प्राइमरी में कहें उसी बात को तो प्राइमरी में जो विद्युत वाहक बल है कितना है जो लगाया हमने, EP = माइनस के NP d फाई ओवर dt, क्योंकि फ्लक्स हमने दोनों का सेम लिया है। हम मान करके चल रहे हैं पहली कुंडली का जो टोटल फ्लक्स है वो दूसरी से संबंधित है, इसलिए d फाई ओवर dt को दोनों के लिए सेम लिया। और यहां से डिवाइड करोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड, और आपने निकाल दिया ES अपॉन EP, माइनस से माइनस कट गया, d फाई ओवर dt से तो ये आ गया NS अपॉन NP। कभी कभी बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल इसी पे आ जाता है,
सिंपल सा है, ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं इस कुंडली के अंदर विभवांतर कितना है। विभवांतर अगर V है, भाई V विभवांतर जो होता है वो भी तो वोल्टेज के ही प्रोपोर्शनल रहता है। अगर विभवांतर इसमें VP है और इसमें VS है तो फिर हमारा ये हो जाएगा VS अपॉन VP इक्वल टू ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP, और इक्वल टू इसको R भी मान लेते हैं। और वास्तव में R एक नियतांक है, इस नियतांक को कहते हैं यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो परिणमन अनुपात। न्यूमेरिकल में कभी कभी पूछ लेता है इसका कि ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या परिणमन अनुपात निकालिए, तो किसी से भी निकाल सकते हो। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे तो वहां से भी आ सकता है, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बलों की बात कर रहा है तो वहां से भी आ सकता है, विभवांतर की बात कर रहा है तो वहां से भी आ सकता है। तो ये मेन फॉर्मूला हो गया आपका किसके लिए, ट्रांसफॉर्मर के लिए। यहीं से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे क्या बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की, कि भाई ट्रांसफॉर्मर जो है वो हमारा आदर्श है, आइडियल है। और आइडियल का मतलब होता है कि वहां पर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, वहां पर कोई किसी प्रकार का पावर लॉस नहीं हो रहा है। तो यदि ट्रांसफॉर्मर आदर्श है, देखिए अगर आदर्श ट्रांसफॉर्मर की बात करोगे तो इसका मतलब ये हुआ प्राइमरी में जितनी शक्ति लगाई आपने सेकेंडरी में उतनी ही शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी PP इक्वल टू PS। अगर आदर्श ट्रांसफॉर्मर, और न्यूमेरिकल में ध्यान रखना इस बात को, न्यूमेरिकल अक्सर आ जाता है, आदर्श ट्रांसफॉर्मर करके आ जाए तो प्राइमरी की पावर इक्वल टू सेकेंडरी की पावर। अब लेकिन पावर P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है VI। वैसे पावर के फॉर्मूले आपने पढ़े थे थर्ड चैप्टर में थे, पावर P इक्वल टू W अपॉन T पढ़ा आपने। वर्क डन को कहते थे Q इंटू B अपॉन T, और Q अपॉन T को I कहते तो ये आ गया VI। वैसे अब यदि LCR सर्किट जब पढ़ाया था तब भी ये वहां भी आया था, कहीं कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो पावर P इक्वल टू होता है VI। तो यहां प्राइमरी की पावर लिखोगे तो इसे लिखोगे VPIP, और सेकेंडरी की पावर तो VSIS। हमारे जो फॉर्मूले उस वोल्टेज के टर्म में है, EMF के टर्म में है, नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में है, लेकिन करंट अभी इसमें नहीं आई, तो हम उसको करंट से और लिंक करना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, VS अपॉन VP निकाल लेते हैं यहां से। तो VS अपॉन VP ये इधर जाएगा, तो VS अपॉन VP की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगा IP अपॉन IS। यानी हमारा फॉर्मूला किस में बदल गया, अब जो हमारा फॉर्मूला मेन बन गया उसमें करंट और आ जाएगी, और ये उल्टा आया है, बाकी सब में सेकेंडरी वाला ऊपर है, प्राइमरी वाला नीचे है, लेकिन यहां पे करंट का प्राइमरी ऊपर आया, सेकेंडरी नीचे आया है। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा VS अपॉन VP इक्वल टू ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP, लेकिन करंट वाला जो है उल्टा हो जाएगा। उल्टे का मतलब IP अपॉन IS इक्वल टू R। ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया आपका। ट्रांसफार्मर का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप इससे उसको सॉल्व कर लोगे। समझ में आ गया कि नहीं? और बड़ा आसान रहता है, कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ट्रांसफार्मर पे। अब थोड़ी सी बात करते हैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की, कि भाई इसकी एफिशिएंसी, इसकी दक्षता क्या है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता की बात करते हैं। देखिए, चाहे वो ट्रांसफार्मर की दक्षता हो या 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा वहां हीट इंजन की दक्षता की बात की गई हो, या किसी की भी दक्षता होती है। दक्षता का मतलब ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना आप ले रहे हो और उसका कितना दे रहे हो। आउटपुट अपॉन इनपुट, वो होती है उसकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी अगर ईटा से डिनोट कर रहे हैं तो ईटा हो गया आउटपुट पावर, यानी P आउटपुट अपॉन P इनपुट। ये ध्यान रखिए, ये हमेशा कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। एफिशिएंसी की जब भी बात आ जाए आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, लेकिन आउटपुट पावर, आउटपुट कहां मिल रहा है आपको, आउटपुट मिल रहा है सेकेंडरी में। इसका मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो PS अपॉन P प्राइमरी। सही है ना भाई? इनपुट कहां लगा रहे हो, प्राइमरी में, आउटपुट कहां मिल रहा है, सेकेंडरी में। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, और चेंज करने को तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिर VPIP और VSIS ये भी लिख के दिखा सकते हो, लेकिन मेन काम यहीं से ये फॉर्मूला हो गया आपका।
लेकिन इसका आंसर जो आता है वो दो तरीके से आता है, एक तो फैक्टर के रूप में आता है, एक परसेंटेज में आता है। फैक्टर के रूप में अगर आंसर आएगा तो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि एफिशिएंसी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। कोई भी मशीन आज तक ऐसी नहीं बनी है कि 1 किलो वॉट एनर्जी लेकर के और उससे 1.5 किलो वॉट एनर्जी बना दी, क्योंकि जो पावर हम ले रहे हैं बल्कि उस प्रोसेस में कुछ पावर कंज्यूम हो जाती है, कुछ खर्च हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ जाए अपने आप, ठीक है ना। कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी आज तक। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफिशिएंसी होगी वो हमेशा लेस देन 1 होगी। अगर फैक्टर की बात करें तो हमेशा 1 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि इनपुट पावर का मान ज्यादा होगा और आउटपुट पावर का मान कम होगा, इसलिए ऑलवेज लेस देन 1। लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज में चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाई 100, आप इसमें 100 का गुणा कर दोगे, परसेंटेज में आ जाएगा। और परसेंटेज कभी भी 100% नहीं आएगी, या 100% से ज्यादा नहीं आ सकती है, बल्कि वो कम रहेगी, 80%, 70%, 60%। ठीक है, प्रैक्टिकली। तो इस तरीके से आप किसी ट्रांसफॉर्मर की दक्षता भी निकाल सकते हो, दक्षता अगर पूछता है तो। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें अक्सर जो क्वेश्चन आता है उसमें एक चीज और पूछी जाती है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर होने वाली जो ऊर्जा लॉस है, जो ऊर्जा की हानि है, उनको और स्पष्ट कीजिए। तो वो टॉपिक और हमें समझना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा हानि, एनर्जी लॉस, ऊर्जा हानि की बात करें कि भाई ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा हानि कौन कौन सी होती है। हालांकि वैसे 4 प्रकार की एनर्जी लॉस इसमें बताते हैं, लेकिन फिर भी आप 2 तरह की एनर्जी लॉस याद कर लोगे, काम चल जाएगा, क्योंकि 2 ही ज्यादातर पूछता है। मैं आपको चारों बता के चलूंगा, उसमें से हो सकता है एक आपकी समझ में ना आए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक था 4th चैप्टर में, 5th चैप्टर में जिसको आपने पढ़ा नहीं है। वो था हिस्टैरिसीस कर्व वाला, सैथिल्य लूप वाला, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा समझाने। ठीक है, देखिए ऊर्जा हानि में सबसे पहला कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को हिंदी में कहते हैं ताम्र हानि। कॉपर लॉस, ताम्र हानि। ये जो कॉइल बनी होती है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये तांबे की बनी होती है। ध्यान दीजिए, ये जो कॉइल बनी होती है ये तांबे की बनी होती है, और तांबे की बनी होगी तो तांबे का तार, और तांबे के तार का अपना रेजिस्टेंस होता है, और तांबे के तार का अपना रेजिस्टेंस होगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है, H = I²RT के बराबर, क्योंकि उसका अपना एक प्रतिरोध होता है। तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से उसमें कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। भाई जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तार गर्म होता है, गर्म होने की वजह से उसमें एनर्जी लॉस हो जाता है। तो ये तांबे के तार में ये लॉस हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं कॉपर लॉस, ताम्र हानि। हालांकि इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जहां पॉसिबल होता है हम उस तार को मोटा लेते हैं, क्योंकि तार को मोटा लेंगे तो आर का मान कम होगा, और आर का मान अगर कम हो जाएगा तो लॉस भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो पहला हमारा ताम्र हानि। दूसरा आयरन लॉस। आयरन लॉस, आयरन का मतलब लोहा, एक तरह से आप लोहा हानि भी बोल सकते हो उसको, आयरन लॉस को। तो अब आयरन लॉस क्या चीज है भाई? ये जो कोर बनी हुई है ना, ये नरम लोहे की बनी हुई है, नरम लोहे की बनी हुई है। इसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहाँ विद्युत धारा बार बार बदलती है, तो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, उसके अंदर एडी करंट पैदा हो जाती है, और उन एडी करंटों की वजह से उसमें क्या हो जाएगा, इसको एक तरह से भंवर धारा लॉस भी बोल सकते हो आप, एडी करंट लॉस भी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, एडी करंट पैदा हो जाने की वजह से एनर्जी का लॉस हो जाएगा। उस एनर्जी लॉस को कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, लैमिनेटेड कोर का यूज करते हैं, पटलित क्रोध का यूज करते हैं। अभी अभी उस पर डिस्कस भी चल रहा था। पटलित क्रोध का मतलब होता है एक बड़ा लोहे का ब्लॉक न लेकर के, बल्कि पतली पतली वेफर्स लिए जाते हैं और उस पर वार्निश कर दी जाती है, जिससे उसका रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से भंवर धाराएं कम हो जाती हैं। तो अगर एक लाइन में कोई पूछे तो पटलित क्रोध का मतलब ये है एडी करंट को कम करके उस लॉस को कम किया जा सके। तो ये जो लोहा हानि कह लो या एडी करंट लॉस कह लो, वो इसमें आ जाता है। तीसरा देखिए, वैसे इसमें एक हमिंग लॉस करके भी होता है, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो ट्रांसफार्मर में एक हूं की आवाज आती रहती है, सही है ना। तो वो जो आवाज आती है, अब आवाज कहां से आ रही है भाई, कोई ना कोई तो एनर्जी उस आवाज के रूप में कन्वर्ट हो रही है।
तो वो जो एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होकर के जो लॉस हो रही है उसको आप हमिंग लॉस की रूप में कह रहे हैं। एक होता है शैथिल्य हानि। वास्तव में शैथिल्य हानि क्या चीज है इसको थोड़ा समझिए। जब भी किसी पीस को मैग्नेटाइज किया जाता है, चुंबकित किया जाता है और फिर विचुंबकित किया जाता है, और चुंबकन और विचुंबकन के हम प्रोसेस से गुजरे तो उसका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे। ये ग्राफ यानी बी और एच के बीच में या आई और एच के बीच में आप ग्राफ खींचते तो वो ग्राफ ऐसे आता है, इसको कहते हैं शैथिल्य वक्र। और इसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा शैथिल्य हानि उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए अगर मैं यहां एक कंपैरिजन दिखाऊं आपको स्टील का और नरम लोहे का, तो नरम लोहे और स्टील का कंपैरिजन दिखाऊं तो शैथिल्य, ये तो मान लो किसके लिए है, ये तो स्टील के लिए है, और नरम लोहे के लिए दिखाऊं तो नरम लोहे के लिए ये इस तरीके का होता है। तो आपको क्लियर दिख रहा है भाई, ये तो स्टील के लिए है और ये नरम लोहे के लिए है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि नरम लोहे के लिए तो क्षेत्रफल छोटा सा है, और आप कह रहे हो कि जो ऊर्जा हानि होती है वो उसके क्षेत्रफल के अनुपाती होती है। ये जो एनर्जी लॉस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द बीएच का, ठीक है ना, इसके कर्व के क्षेत्रफल के प्रोपोर्शनल होती है। तो अब आपको साफ दिख रहा है कि भाई नरम लोहे का तो केवल इतना क्षेत्रफल है और जबकि स्टील का बड़ा क्षेत्रफल है। इसीलिए तो आयरन की जो कोर, इसकी ट्रांसफार्मर की जो कोर बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है, वो नरम लोहे की बनाई जाती है। आपसे कोई पूछ भी सकता है इस बात को, अच्छा बताओ ट्रांसफार्मर की कोर नरम लोहे की क्यों बनाई जाती है, तो आप बता दोगे क्योंकि उसके लिए जो शैथिल्य कर्व आता है उसका क्षेत्रफल कम होता है, और क्षेत्रफल कम होगा तो उसमें एनर्जी लॉस भी कम होगा, इसलिए उसको किसका बनाते हैं, नरम लोहे का बनाते हैं। हालांकि आजकल नरम लोहे के अलावा कुछ ऐसे एलॉय का बनाते हैं जिसमें दोनों के ही वैल्यू कम हो। इसमें दो वर्ड आते हैं, एक कोर्सिविटी और निग्राह्यता बोलते हैं उसको, और एक रिटेंटिविटी होता है, लेकिन उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं यहां पे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एनर्जी लॉस आप ट्रांसफार्मर के अंदर समझ सकते हो। अब इसमें एक बात और रह गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बात क्या है, वो प्रैक्टिकली है और आप भी उस चीज को जान सकते हो और आपको जानना चाहिए भी उसे, और एग्जामिनर आपसे कभी कभी वाइवा में उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। पहली बात क्या है, पहली बात तो ये है कि आपसे वो पूछेगा कि अच्छा ट्रांसफार्मर देखा है, आप बता दो कि देखा है, हमारे घर के पास लगा हुआ है। क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग कभी भी ट्रांसफार्मर का शब्द जब आता है तो उनका दिमाग ये नहीं जाता कि हमारे घर में जो इन्वर्टर लगा उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर है। उनका दिमाग तो बस वही जाता है जो चौराहे पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ उस पर जाता है, वो भी ट्रांसफार्मर है, घर में भी ट्रांसफार्मर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही उसका चौराहे वाले, और वास्तव में एग्जामिनर भी चौराहे वाले कोई पूछना चाह रहा था, तो जैसे ही वो पूछेगा तो फिर तो कुछ बेसिक बातें पूछ सकता है आपसे कि अच्छा बताओ सिद्धांत क्या है, आप बता दोगे सर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। फिर तुमसे पूछेगा अच्छा ये बताइए ट्रांसफार्मर कितनी तरीके के हैं, आप बता दोगे सर एक ऊंचाई और एक अपचाई। फिर तुरंत उसका क्वेश्चन आपसे होगा कि अच्छा आपके पड़ोस में जो लगा है वो कैसा है, आपके पड़ोस में जो लगा है ट्रांसफार्मर वो ऊंचाई है या फिर अपचाई है। तो तुरंत अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है तुरंत कह दोगे कि अपचाई, क्योंकि आपको पता है जो वोल्टेज आ रही है वो तो 11,000 की आ रही है, 33,000 की आ रही है, 1 लाख की आ रही है, और तुम्हें चाहिए वो 220 पे यानी 440 पे कम करके चाहिए, इसका मतलब वो अपचाई है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपकी में, और आपको आंसर भी अब समझ में आ गया क्योंकि टॉपिक आपने पढ़ लिया उसका, सही है ना। लेकिन अब बात ये आती है कि जरूरत क्यों पड़ गई ट्रांसफार्मर की। भाई एक बात बताइए, हमें 440 वोल्ट की करंट चाहिए, मान लीजिए सपोज करो 440 की बनाओ बिजली घर पे और 440 की भेज दो, ट्रांसफार्मर की क्या जरूरत पड़ गई। फालतू में आपने एक ट्रांसफार्मर तो लगाया यहां पे, ये मान लो पावर स्टेशन है, ये पावर स्टेशन है, ये पावर स्टेशन है भाई, और ये है आपका होम टाउन, ये आपका जिस शहर में आपका घर है, जिस गांव में आपका घर है, ये वो वाला जगह है, और यहां से लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है यहां से। अब यहां पे आपके होम टाउन के पास में लगाया गया स्टेप डाउन, अभी अभी आपने बताया
स्टेप डाउन का मतलब अप चाहिए, आपके घर के पास लगाया गया अप चाहिए, और जो पावर स्टेशन था वहां पे लगाया गया स्टेप अप, ऊंचाई। तो जरूरत क्या पड़ गई ये करने की? भाई एक बात बताओ, 440 यहां पैदा करते और 440 सीधे भेज देते, क्या दिक्कत आ रही थी? ऐसा कर सकते थे ना, लेकिन फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। बस एग्जामिनर तुमसे यही जानना चाहेगा कि क्या जरूरत पड़ गई ट्रांसफार्मर लगाने की, ठीक है? तो अब उसका जवाब कैसे दें? देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है कि आपके शहर को 10 मेगावाट बिजली चाहिए। मान लो आपका शहर है और उसको 10 मेगावाट, मेगावाट का मतलब समझ गए 10 की पावर 6, आपके शहर को 10 मेगावाट बिजली चाहिए। भाई इतनी तो चाहिए जब घर यूज करेंगे सभी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिजली घर से 10 मेगावाट की ही बिजली भेजी जाएगी आपके शहर के लिए, बल्कि वहां से वो भेजेंगे 15 मेगावाट, 5 मेगावाट बिजली रास्ते में खर्च होगी, जब जाकर के आपको 10 मेगावाट बिजली आपके शहर को मिल पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो तरीका होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कम से कम बिजली खर्च हो। भाई तार जो होते हैं ना, ये तार, इन तारों का अपना प्रतिरोध होता है यार, ये तार जो होते हैं इनका प्रतिरोध होता है, और आप उसको कम नहीं कर सकते। कम करोगे तो मान लो जैसे कहते हैं सबसे अच्छा चालक चांदी है, चांदी के तार लगाओ, फिर एल्यूमिनियम के तारों को आजकल नहीं छोड़ रहे, काट ले जाते बीच में, ठीक है? इसका मतलब अब ये प्रतिरोध तो इनका जो भी है भाई वो है, और एनर्जी लॉस या पावर लॉस P होता है I²R के बराबर। जो पावर लॉस होता है, ध्यान दो अभी यहीं पर आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, जो पावर लॉस होता है वो होता है I²R के बराबर। R में तुम कोई चेंज कर नहीं सकते, इसका मतलब I का स्क्वायर, इसका मतलब हमेशा I की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। I जितना कम रहेगा लॉस उतना कम होगा, लेकिन भेजते हैं पावर, और पावर होती है P=VI। अब I को तुम कम करोगे, अब P तो फिक्स है, 10 मेगावाट चाहिए भाई का उस शहर को, P तो फिक्स है। इसका मतलब अगर आप I को कम करोगे तो V क्या हो जाएगा? और सिंपल सी बात ये हो गई कि V को जितना ज्यादा कर लोगे I उतना कम हो जाएगा। इसीलिए तो कोशिश ये की जाती है कि जितना V ज्यादा हो जाए, जितनी वोल्टेज हाई हो जाए उतनी हाई कर लो उसको। यानी हमेशा हमें बिजली जो भेजनी होती है, बस एक लाइन रख लो, हाई वोल्टेज एंड लो करंट, हाई वोल्टेज एंड लो करंट, ये चीज रख लीजिए आप, इसी से काम चल गया आपका। क्योंकि अगर हम इसमें भेजेंगे तो एनर्जी लॉस कम से कम होगा। अब बात समझ में आ गई कि भाई वोल्टेज को हमें हाई करनी चाहिए, हमें रास्ते में भेजने के लिए। अब जनरेटर पैदा कर रहा है मान लो 440 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, लेकिन अगर तुम उसको भेजोगे सीधे सीधे 440 वोल्ट की भेजने लग गए तो जितनी बिजली तुम्हें वहां भेजनी है ना, उससे ज्यादा, उससे 4-5 गुना तो रास्ते में ही खर्च हो जाएगी, पूरी व्यवस्था खराब। वोल्टेज कम क्या, एनर्जी लॉस हो जाएगा, उतना पहुंच ही नहीं पाएगा वहां पे। इसलिए हमेशा वोल्टेज हाई होनी चाहिए। इसीलिए आपने सुना है कि 1 लाख वोल्टेज, 33,000 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज, और करंट अगर तुम उस पर लिखा हुआ देखोगे ना, जब कभी बड़े से मुरावर जैसे लगे रहते हैं ना, वो बड़े बड़े जो पिलर लगे रहते हैं उसके, जो बड़ी बड़ी लाइनें होती है, लाखों वोल्टेज वाली लाइन होती है, उसके जो पिलर लगे रहते हैं उस पर तुम देखोगे ना, डेंजर जहां लिखा होता है वहीं पर वोल्टेज भी लिखी रहती है और करंट लिखी होगी तो 150 एम्पियर ऐसे करके। तो करंट की वैल्यू कितनी कम है और वोल्टेज की वैल्यू कितनी ज्यादा है, तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि भाई जो करंट भेजी जाती है वो हाई वोल्टेज और लो करंट में भेजी जाती है। लेकिन कभी भी ऐसा जनरेटर नहीं होते कि लाखों की वोल्टेज पैदा कर दे, इसलिए जरूरत पड़ती है वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। जो वोल्टेज पैदा हुआ उसको हाई करना है, क्योंकि रास्ते में हाई भेजना है, तो वहां चाहिए स्टेप अप। लेकिन घर में जब यूज करना है तो लो पे यूज करना है, इसलिए वहां चाहिए स्टेप डाउन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है, इसको अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है और एग्जाम में भी 1-2 बार पूछा गया है इस तरीके से। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट।